बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहता था। उसके पास एक गाय भी थी जिसका नाम राम प्यारी था। किशन को राम प्यारी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था क्योंकि उसे उसने बचपन से ही पाल रखा था। किशन की बड़ी बहू सुनैना थी जिसको अपने देवर और ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुनैना आदित्य से बोलती है, सुनिए जी, मैं इन दोनों बाप बेटे से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब इन दोनों से मुझे छुटकारा मिलेगा। क्या हुआ है भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस घर का नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन भर उसके अंधे बेटे और बूढ़ी गाय की सेवा करती रहूं? अरे ओ बहू बहू, क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? बहू, राम प्यारी को घास डाल दो। सुबह से वह भूख के मारे चिल्लाए जा रही है। इतनी ही फिक्र हो रही है तो खुद ही क्यों नहीं डाल देते घास? बहू, इस बूढ़े शरीर में इतनी ही ताकत होती तो मैं तुमसे क्यों कहता भला। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो इसमें मैं क्या करूं? तुम मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? बहू, मैंने तो तुमसे केवल घास डालने के लिए कहा था। तुम इतनी बातें मुझे क्यों सुना रही हो? आवाज़ सुनकर किशन का बड़ा बेटा आदित्य वहां आता है। क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह सुनैना पर क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा, मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ। मैंने तो केवल बहू से राम प्यारी को घास डालने के लिए कह दिया, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाने लगी। तभी किशन का छोटा बेटा गोपाल वहां आता है जो जन्म से ही एक आंख का अंधा होता है। क्या हुआ पिताजी? इतनी सुबह सुबह क्या बात हो रही है? अरे बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ चला गया था? पिताजी, मैं राम प्यारी के लिए घास लाने गया था। अरे आदित्य, तुम अपने छोटे भाई से काम क्यों करवा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे ही उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता, अभी उसे कुछ हो जाता तो। अरे पिताजी, इसको एक आंख से दिखाई तो देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। क्योंकि उसकी बड़ी बहू और बेटा गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए किशन चाहता था उसके जीते जी उसके छोटे बेटे गोपाल का विवाह हो जाए। किशन को अपने छोटे बेटे गोपाल की बहुत चिंता होती थी। एक दिन किशन अपने पुराने मित्र गोवर्धन के पास जाता है। क्या हुआ किशन, सुबह सुबह तुम मेरे घर पर? सब ठीक तो है ना? गोवर्धन, मैं अपने बेटे गोपाल के लिए
विवाह के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है तुम अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हो। हाँ किशन, मैं अपने बेटी के लिए एक अच्छा घर परिवार देख रहा हूँ। जैसे ही कोई अच्छा घर मिलेगा मैं अपने बेटी का विवाह कर दूंगा। गोवर्धन, तुम मेरे इतने अच्छे मित्र हो। देखो, तुम अपने बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का और घर परिवार ढूंढ रहे हो और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। क्यों ना तुम अपने बेटी का विवाह मेरे बेटे गोपाल से करवा दो, वह बहुत खुश रहेगी। यह तुम क्या कह रहे हो किशन? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ आपका बेटा कान्हा? ऐसे मत बोलो गोवर्धन। भला मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी है? तुम्हारे बेटे में जो कमी है वह पूरा गांव जानता है। गोवर्धन, भले ही मेरा बेटा गोपाल एक आंख से अंधा है, परंतु तुम देखना, मैं अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से करूँगा। हाँ हाँ, कर लो ना, रोका किसने है? परंतु मेरे सामने दोबारा ऐसी बात मत करना। मैं सपने में भी अपने बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से नहीं होने दूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। गोपाल, मेरे बेटे, मैं सोच रहा हूँ मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अरे पिताजी, ये सब छोड़िए और आप आराम करिए। जब विवाह होना होगा तो हो जाएगा, अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं? इतना कहकर गोपाल वहां से खेतों की तरफ चला जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, आज मैंने तुम्हारे बूढ़े बाप की बातें सुनी। आज वह गांव में गए थे। वह अपने अंधे बेटे का विवाह करना चाहते हैं। अरे भला उस अंधे को अपनी बेटी देगा कौन? मैं सोच रही हूँ कब ये बुढ़ा मरेगा और कब हम उस अंधे को घर में नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, हमने पिताजी की जमीन को धोखे से अपने नाम कर ही लिया है। हमें अब किस बात की चिंता? अगले दिन गोपाल राम प्यारी को जंगल में घास खिलाने के लिए ले जाता है। राम प्यारी, तुम यहीं आसपास रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पास में पेड़ की छांव में बैठता हूँ। गोपाल पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे इस घने जंगल में भला कौन रो रहा है? गोपाल जंगल में जा करके देखा तो एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। गोपाल को यह सब थोड़ा अजीब लगा। वह औरत से बोलता है, आप कौन हैं और इस प्रकार घने जंगल में बैठकर क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? मेरा नाम माया है। मैं इस जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बूढ़ी दादी के साथ रहती थी।
मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए और मेरी बूढ़ी दादी भी अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। यह अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मैं भी अब जीना नहीं चाहती। परंतु तुम कौन हो और ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ है? मेरा नाम गोपाल है और मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ और मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। माया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो ना, क्या बात है? माया, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करोगी? मैंने भी दूसरों की फिक्र करने वाला दयालु इंसान आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह माया और गोपाल विवाह कर लेते हैं। गोपाल माया को लेकर अपने घर पर जाता है। बेटा, ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? पिताजी, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू है। मैंने माया से विवाह कर लिया है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? फिर गोपाल ने पूरी बात अपने घर वालों को बताई कि कैसे उसने माया से विवाह कर लिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से विवाह करके ले आया है ये। ना इसके घर का पता है और ना ही परिवार का। सुनैना बहू, ये तुम क्या कह रही हो? इस घर पर जितना तुम दोनों का अधिकार है उतना ही गोपाल और उसकी पत्नी का भी है। यह दोनों आज से इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। पिताजी, शायद आप भूल रहे हैं, आपने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी है। अब मैं फैसला करूंगा कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। आदित्य, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। तुम गोपाल के बड़े भाई हो। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके यह जमीन तुम्हारे नाम किया था। बस करिए आप लोग, मेरी वजह से और झगड़ा मत करिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों इस घर से चले जाते हैं। बेटा गोपाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना है। अरे हाँ हाँ, जाओ ना, कहीं पर भी जाओ। तुम लोगों को यहाँ रोकना ही कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राम प्यारी को हमें दे दीजिए। पिताजी को बहुत लगाव है उससे। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के बाद इसकी देखभाल करेगा कौन? अरे वाह, यह तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई अपने साथ बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो देखना है ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर ये तीनों एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। इन्हें समझ में ये नहीं आ रहा था कि अब ये कहाँ जाएं। मुझे माफ़ कर दो माया, मैं तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे पाया। अजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरी ही किस्मत खराब है शायद, जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बाहर होना पड़ा। मुझे माफ़ कर दो बेटा,
आज मेरी वजह से तुम लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पिताजी, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि हम सब कहाँ जाएंगे। हमारे साथ हमारी राम प्यारी भी है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोग मेरे घर पर चलिए। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसी जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। हम तीनों और राम प्यारी उसी घर में रहेंगे। गोपाल, बहू ठीक कह रही है, हमें वहीं पर चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे लोग माया के झोपड़ी के तरफ चले गए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करते थे। पिताजी, आज से हम सब यहीं पर रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, परंतु हम खाएंगे क्या? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से मिट्टी ले आना और मैं उस मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगा। मेरे दादा परदादा पहले मिट्टी की मूर्ति बनाया करते थे। उन्हें देखकर थोड़ा बहुत मुझे भी मूर्ति बनाना आता है। पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम कल जाकर जंगल से ढेर सारी मिट्टी लेकर आएंगे। अगले दिन गोपाल और माया जंगल से बहुत सारी मिट्टी लेकर आए और किशन उन मिट्टियों की मूर्ति बनाने लगा। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिताजी, आप जो मूर्तियाँ बनाकर हमें देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। उन तीनों की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते समय के साथ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक अच्छे से घर में बदल गई। इसी प्रकार उनके दिन खुशी से बीतने लगे। अब उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी, ना रहने की और ना ही खाने की। जो गांव के लोग गोपाल के अंधे होने पर उसका मजाक बनाया करते थे, अब वही लोग उसके काम की तारीफ करते थकते नहीं थे।